नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं फिर से रहमान सैफी। जैसा आपने हेडलाइन पढ़ रही होगी, आज संजय गहलोत जी के पास पहुंचा हूं और फ्रेम पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं गहलोत जी। सफाई कर्मचारी आयोग में आज पहुंचा हूं क्योंकि समस्या सफाई कर्मचारियों से जुड़ी है, उनकी परेशानियां, उनके लाभांश, उनकी मांग डिमांड को लेकर जुड़ी हुई है। तो इसलिए आज बहुत ज़रूरी था संजय गहलोत जी के पास आना और उन समस्याओं पर बात करनी। गहलोत जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। और एमसीडी न्यूज़ 24 के लिए आज बड़े गौरव की बात है क्योंकि पहली बार आज गहलोत जी जो है एमसीडी न्यूज़ 24 पर उसके स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो गहलोत जी, अपने प्रोग्राम शुरू करते हुए आपसे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं क्योंकि सफाई कर्मचारियों की मांग आ रही थी आपके पास आने की। मेरे पास काफ़ी लोगों ने कमेंट किए, मैसेज किए, उस संदर्भ में आपके पास पहुँचा हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है आज देश के अंदर और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और खुद निगम प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों को एक मुश्त राशि देने की बात हुई। बदकिस्मती से काफ़ी सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई उसके अंदर, लेकिन ये लाभांश अभी तक किसी को भी नहीं मिला। क्योंकि आप दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपसे ये पूछना कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग ने क्या इसमें मदद की सफाई कर्मचारियों की। रहमान साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। और देखिए, मुझे पता है कि 10 अक्टूबर को आपका जन्मदिन भी होता है, तो अग्रिम शुभकामनाएं भी दे रहे हैं आपको और अप्रिशिएट भी करते हैं इस बात को, क्योंकि अगर एक दो अपवाद को छोड़ दिया जाए या मतलब कोई अपरिहार्य कारणों से छोड़ जाए तो हमेशा अपने सफाई कर्मचारी के हित में ही काम किया है। अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। दूसरी विशेष बात यह है कि जैसे कोरोना काल में हमारे जो दिवंगत कर्मचारी जो शहीद हुए हैं, शहीद की परिभाषा तो एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जान पर खेलकर, हमने देखा है कोरोना काल में हमारे जो सफाई कर्मचारी थे, इवन जो बैरिकेड होते थे पुलिस द्वारा, चाहे वो हरियाणा बॉर्डर के रहे हों या हमारे लोनी साइड के बॉर्डर रहे हों, हमारा कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर, कर्मचारियों के द्वारा ऐसा देखा गया है, हमने खुद भी देखा है, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर बैरिकेड को क्रॉस करके भी कर्मचारियों के वहाँ हमने जो हमारे लोग रहने वाले हैं उनके यहाँ काम किया है और वहीं से उनको ये कोरोना का जो वायरस है, ये इनसे पीड़ित हुए हैं, उनकी डेथ हुई है। अब चलते हैं जो दिल्ली सरकार की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे कर्मचारी जिन लोगों ने कोरोना पीड़ित जो है उनकी सेवा की हो, जाके डिप्लॉय किया हो सरकार ने, उसको एलिजिबल है वो 1 करोड़ रुपये देने के लिए। उसमें एक कर्मचारी था हमारा हॉस्पिटल में, हिंदुरा हॉस्पिटल में, राजू नाम का, उनके जो कमिश्नर हैं उन्होंने साफ साफ लिख के दिया है कि देखो जी, इस कर्मचारी को हमने था सफाई करने के लिए वार्ड बॉय बना के वहाँ लगा रखा था, वहीं से पीड़ित हुआ और ये एक्सपायर हो गया। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल भी लेट नहीं किया काम और तुरंत 1 करोड़ रुपये दे जाके। उसमें कुछ पुलिस वाले भी देखने में आए हैं जो खाना बांटने में ड्यूटी लगी हुई थी उनकी, वो एक्सपायर हुए, उनको दे दिया। हमारे एमएस थे यहाँ पे LNJP हॉस्पिटल के, वो कोरोना पीड़ित हुए, उनको 1 करोड़ रुपये दे दिया, क्योंकि उनके जो कंसर्न अथॉरिटी है उन्होंने लिख के दिया कि हमने ड्यूटी लगा रखी थी यहाँ पे। अब सवाल ये उठता है, कुछ पेंडिंग केसेज हैं, हमने कमिश्नर को यहाँ से हमारी तरफ से लिखा गया उनसे कि उनकी सूची बनाई जाए, उनका काम बताया जाए, उन्होंने कहाँ काम किया था, लेकिन आज तक तीनों कमिश्नर से, वैसे तो 2 कमिश्नर हैं क्योंकि ज्ञानेश भारती साउथ दिल्ली का भी देख रहे हैं, नॉर्थ दिल्ली का भी देख रहे हैं, उन्होंने आज तक एक कर्मचारी के बारे में लिख के नहीं दिया उन्होंने कि भी इसको पैसा मिलने वाला है। सर, आज तभी मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि सफाई कर्मचारी एक टिकटिकी बांधे आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि आप उन्हीं के बीच के एक नेता के रूप में, पहले आप कर्मचारी साहब का बहुत बड़ा संघर्ष है आज आयोग के चेयरमैन की कुर्सी तक आने का। कर्मचारी बहुत उम्मीद कर रहा है आपसे, क्योंकि वो निगम प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा, तभी वो आज आपसे उम्मीद लगा के बैठा है। तो उनकी उम्मीद के लिए आप उनको आज क्या तसल्ली बख्श जवाब देना चाहेंगे? देखिए, उनको ये बताना चाहते हैं, अपने जो सफाई कर्मचारी सुन रहे हैं इस बात को, खासकर हमारे जो MCD के तीनों कर्मचारी सुन रहे हैं और उनके जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनको ये आश्वस्त किया जाता है। अभी पिछले हफ्ते हमारी बैठक हुई, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनसे हमारी मीटिंग हुई है। हमने दोबारा से रिकमेंड किया है कि जी, इनकी जो डेथ हुई है, इनकी कोरोना काल में जो काम कर रहे थे, क्योंकि हमारा कर्मचारी कम पढ़ा लिखा कर्मचारी होता है, उसे नहीं पता कंटेनमेंट जोन कहाँ बने हुए हैं या कौन से कमरे में आइसोलेटेड है यहाँ के जो रहने वाले हैं, लिहाजा वो सब डिजर्व करते हैं, फुल्ली डिजर्व करते हैं। तो सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से हाईली रिकमेंड किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही 1 करोड़ रुपये जो राशि है, सांत्वना राशि, वो मिलनी शुरू हो जाएगी। सर, लगभग उन कर्मचारियों की मृत्यु हुए 6 महीने के आसपास हो चुके हैं। 6 महीने में अभी तक कोई भी इस तरह की प्रतिक्रिया या ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है हमने कि देखें, अब मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट उनमें काम कर रहे हैं। अब जो भी रिपोर्ट जाएगी, जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो जिस विभाग से संबंधित अधिकारी है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के रहे हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे सफाई कर्मचारी किसी महकमे का, जब उनके अधिकारी से रिपोर्ट जाएगी वो तभी तो दे सकते हैं। जब उनकी रिपोर्ट ही नहीं जाएगी उनके पास में तो कैसे दे सकते हैं, उन्हें कैसे चलेगा पता। लिहाजा जो हमारे संज्ञान में आए मामले, जिनकी रिपोर्ट हमारे पास में आई, उन सबकी सूची हमने वहाँ सौंप दी है। दोबारा फिर स्वयं जाके
हमने पत्र व्यवहार तो किया ही, साथ में पर्सनल में भी हमने उनसे रिक्वेस्ट करके 45 मिनट हमारी मीटिंग चली, हमने यही बात रखी है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही इन सब का सूची बना के और सबको एक करोड़ देंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है, दिया जाएगा। बिल्कुल 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 सर, आपका जवाब मुझे भी तसल्ली कर रहा है। मेरे दूसरा सवाल सर, क्योंकि बात आज हम समाज की कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज के साथ में करेंगे। मनीषा वाल्मीकि आज एक ऐसा नाम बन चुका है जो कहीं ना कहीं उसको इंसाफ नहीं मिला है देश की सरकार से। आप सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन के साथ साथ वाल्मीकि समाज की एक जानी मानी हस्ती भी है। उस संदर्भ में सर क्या कहना चाहेंगे? उस बच्ची को अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा, वो खड़ी है इंसाफ के लिए। देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं है, सदियों से जो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ ऐसा ही दुराचार किया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि हम सब लोग जागरूक हो चुके हैं, दूसरा मीडिया के माध्यम से, हम तो मीडिया को बहुत अप्रिशिएट करना चाहेंगे इस मामले में। उन्होंने एक एक पल की रिपोर्ट जो दी है, घर घर तक जो पहुंचाई है, सभी मीडिया चैनल्स जो वहाँ काम भी कर रहे हैं और बहुत बिल्कुल ईमानदारी से बेबाक तरीके से उन्होंने बात पहुंचाई है। तो लिहाजा सबके संज्ञान में मामला आया है कि भाई ऐसा हुआ है, ये बहुत विभत्स कांड हुआ है, इसकी घोर निंदा की जाती, जितनी भी की जाए वो बहुत कम है। लिहाजा योगी सरकार जो है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे दरख्वास्त करना चाहते हैं। दरख्वास्त क्या, हम तो अपील भी करेंगे और इसमें बात नहीं बनती है तो हम जो कुछ भी कर पाएंगे। देखिए, मैं संवैधानिक पद पे हूँ यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कहने में मजबूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा जघन्य कांड हुआ है ये। संवैधानिक पद पर रह के भी हम उनसे अपील करना चाहते हैं, खासकर केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि इस विभत्स कांड के जो भी दोषी हैं, फांसी के अलावा दूसरा तो हम सोच भी नहीं सकते, उनको फांसी दी जानी चाहिए। दे शुड बी हैंग टिल डेथ, जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए फांसी के फंदे से उतरने नहीं चाहिए वे लोग, क्योंकि उन्होंने से विभत्स कांड किया है। और देखिए, एक बार तो कांड हुआ ही, चाहे वो उनमें बलात्कार वाली पुष्टि हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है उसके अंदर, और बाद में उनका जो क्रियाक्रम दाह संस्कार किया गया, वो तो बेहद शर्मनाक बात है हिंदू रीति रिवाज के सामने। क्योंकि हमारे लोग इतने जागरूक नहीं है, सभी अपने आप को हिंदू धर्म से जोड़ के मानते हैं। तो हिंदू धर्म के मुताबिक भी ऐसा नहीं होना चाहिए था कि उसकी डेड बॉडी भी नहीं दिखा पाए परिवार वालों को, ताकि उनको तसल्ली जो होती है। और उनके परिवार को बार बार सवाल करते हैं कि भाई उस बॉडी में मनीषा की ही डेड बॉडी थी या किसी और की थी। बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा सवाल बना हुआ है। और देखिए, हम मान रहे हैं इस बात को कि एसआईटी का गठन किया गया है इसमें, लेकिन एसआईटी का जो गठन किया गया है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में वो काम करे, ताकि उचित न्याय मिल सके। क्योंकि आज हमें केवल और केवल अपने देश की जो सीबीआई है या हमारे सुप्रीम कोर्ट है, इन पे ही विश्वास रह गया। ये जो हमारे पीछे पॉलिटिकल आतंकवाद विरोधी ताकतें बैठी हुई हैं, हम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जो हमारे आतंकवादी विरोधी ताकतें, हम तो इन्हें भी कहते हैं, ये आतंकवादी हैं हमारे पीछे। ये नहीं चाहते। कल के प्रोग्राम में हमने देखा था, वहाँ सारे मुस्लिम समाज के लोग भी इकट्ठा हुए थे, हजारों की संख्या में लोग थे वहाँ पे। वहाँ भी हम सब ने यही कहा है, हम चाहते हैं कि दलित मुस्लिम एकता बनी रहे इसके अंदर, और दलित समाज के लोग जहाँ जहाँ भी हैं, हम कोई विशेष समुदाय की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो सारे के सारे एक समान हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कह रखा है कि 85% हमें, वो तब पॉसिबल हो सकता है जब हम 85% अपने एकजुट होकर काम करें। अब चूंकि ये वाल्मीकि समाज के ऊपर ऐसा घिनौना अपराध किया गया है, तो लिहाजा सब लोग जागरूक हो चुके हैं। आज हमें 9 तारीख को यहाँ बैठे हैं अपने आयोग में। इससे पहले अभी 1 घंटा पहले लक्ष्मीनगर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हम लोग करके आए। सड़कों पर हमें लेट ना पड़ा आज भी जाके। उसमें केवल हमारी एक ही डिमांड थी कि एसआईटी की जो गाइडलाइन, एसआईटी जो जांच करेगी वो सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे जांच होनी चाहिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सालों साल लग जाए, इसको विदिन 15 डेज, विदिन 20 डेज, बस इतना ही होने के बाद इसको तुरंत जो दोषी हैं उनको बख्शना नहीं चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। सर, एक बहुत ज़रूरी बात जो सफाई कर्मचारियों से जुड़ी है, निजीकरण। आज सफाई कर्मचारी के सर का दर्द बना हुआ है और कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहा है सफाई कर्मचारियों को। उस पर सर आपकी क्या टिप्पणी? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि निजीकरण निगम की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, निजीकरण की तलवार आज से नहीं, पिछले 20-25 साल से लटक रही है। मुझे याद है 1996 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी ने ये घोषणा कर दी सरेआम कि दिल्ली का जो सफाई कार्य है इसको सफाई के ठेके पर दिया जाता है। अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो हमारा एसेंशियल वर्क है, जो आवश्यक श्रेणी के में काम आता है, ये हमारा सफाई वर्क जो है, इसको कभी भी निजीकरण में नहीं दिया जा सकता। ये आवश्यक श्रेणी काम है। लेकिन ये गाहे बगाहे और अनजाने अनजाने में बार बार ही करते रहते हैं। उस समय भी हमारे सारे सफाई मजदूर संगठनों ने इकट्ठा होकर इसको वापस कराया था। लेकिन अब फिर ये बार बार जो ठेकेदारी का जिन है बाहर निकल के आता है। लेकिन इस पर रोकथाम लगानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि जिस समय हमारे पूर्वज, मेरे खुद के पिताजी भी जब सिर पर मैला ढोते थे, जब किसी सपने में नहीं सोचा कि इसको निजीकरण में दे देंगे, हम हमारे लोगों से काम करवाते रहे। लेकिन अब जैसे जैसे थोड़ी सुविधाएं मिल रही है ना जाके, अब निजीकरण का ध्यान आ रहा है इनको।
वी डोंट वांट टू लिसन इवन द नेम ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सो हम चाहते हैं इस पर तुरंत तत्काल रोक लगाया जाए। हमारे जितने भी संगठन हैं, संगठन के प्रयासों से ये काम होना चाहिए और इसमें रुकावट होनी चाहिए, क्योंकि हम ही चाहते हैं ठेकेदारी। देखिए अभी हम सफाई कर्मचारी आयोग में इसमें इतनी शिकायतें आती हैं ठेकेदारों की, यहाँ पे कोई कहता है जी मेरे 1 साल से मेरी पेमेंट नहीं मिल पा रही, और सबसे बड़ा जो इनके साथ कुठाराघात होता है, जैसे इनकी सैलरी 20,000 रुपये आ रही है वहाँ से सरकार की ओर से, लेकिन इनके हाथ में पहुँचते पहुँचते 7,000 या 8,000 रुपये जाती है। बीच के जो बिचौलियाँ हैं जिनको ठेकेदार कहा जाता है, वो उनकी सैलरी खा जाते हैं। तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। वैसे दिल्ली सरकार के जो हमारे ये लेबर मिनिस्टर हैं गोपाल राय जी, उन्होंने एक फैसला प्रस्ताव पास भी किया है। वो चाहते हैं जो सरकार की तरफ से सैलरी जाए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाले को, वो सीधी उसकी जेब में डायरेक्ट वहाँ से जाए। बीच का जो ये रोल है ठेकेदार का, ये खत्म होना चाहिए। अब चूंकि जो सफाई का काम है, इसमें सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं जिनको हम कस्टमरी एम्प्लॉय कहते हैं, जो हमारी माताएं, जो हमारी बहनें जो काम करती हैं सफाई कर्मचारी के रूम में काम करते हैं सड़कों पे या घरों से कूड़े लेने काम करते हैं, एक तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा जो कर्मचारी नाली का काम भी ठेकेदारी में कर रहे हैं और प्राइवेट जो झाड़ू लगा रही है वो भी काम कर रहे हैं। और देखिए सरकार की कितनी बड़ी साजिश है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी बड़ी साजिश है। वो कहते हैं जी जो सड़कों पर झाड़ू लगाती है महिलाएं, इनका काम बंद कर दो, क्योंकि इनके जो कूड़ा निकाले जो धूल होती है, इससे कोरोना फैलता है। तो एक और नया लांछन लगा के अपनी बात को बड़ी करते हुए वो चाहते हैं सफाई काम में कुछ दिन के लिए घर बैठ जाएं, उधर से प्राइवेट लोगों करा जाए। तो ये तो खैर गलत बात है, बहुत गलत बात है। अब चूंकि जो हमारे कर्मचारी पहले 20 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया सिर्फ एक आस में कि मैं परमानेंट हो जाऊंगा, और अगर ठेकेदार के लोग यहाँ पे काम करेंगे उसको कोई परमानेंट नहीं करेगा। हमें ऐसी आशंका है कि ये लोग सैलरी फिक्स करने वाले हैं, उसके बाद कोई पक्का नहीं हो पाएगा। लिहाजा हमारे जो जितने भी ये संगठन के लोग हैं, जो हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, देखिए हमारे सफाई कर्मी सुन रहे होंगे इस बात को, आज तक अगर ठेकेदारी से अगर किसी ने बचाया है तो वो केवल और केवल हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं। उन्होंने आज तक भी ठेकेदारी नहीं होने दी। लिहाजा उन सबसे अपील करना चाहते हैं कि अपने अपने स्तर पर ये जो दंश ठेकेदारी का, ये जो जिन है, ये जो रावण रूपी जिन है ठेकेदारी का, इसको समाप्त किया जाए सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से जो कुछ भी होगा। और एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं, अभी सबने देखा 2 अक्टूबर को हमने स्वयं निर्णय लिया कि तत्काल रोक लगनी चाहिए, इसलिए हम लोग वहाँ भूख हड़ताल बैठे। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी को पता चला, वो स्वयं वहाँ मौके पहुँचे। भूख हड़ताल के 2 घंटे बाद ही, 2-3 घंटे बाद ही वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा कि जी मैं अपने चेयरमैन को, जो सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, मैं उनको भूखा नहीं मरने दूंगा। उन्होंने पब्लिक के सामने कहा कि जी हम भूखे रह के लड़ाई नहीं करेंगे, हम खा पी के इन लोगों का मुकाबला करेंगे जो ठेकेदारी में कर रहे हैं। और उन्होंने देखिए मुख्यमंत्री जी ने किसी को गुमराह नहीं रखा ठेकेदारी के मामले में। उन्होंने साफ साफ कहा कि सीधे तौर पर मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने किसी को लाग लपेट नहीं की इसके अंदर। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सीधे तौर पे मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, लेकिन हाँ अगर निगम में सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, अब चूंकि दिल्ली में भी पार्टी की सरकार रहेगी और निगम में भी रहेगी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि शायद ऐसी बात बन पाएगी। और देखिए आज की तारीख में अगर होते मुख्यमंत्री जी, तो वो कह देते कि जी देखो जी हम तो देख लेंगे, लेकिन उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो प्रदत्त शक्तियां हैं मुख्यमंत्री जी के पास में या आयोग के पास में, ये जो हमारी प्रदत्त शक्तियां हैं यहाँ हमारे पास में, उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग काम करेंगे, बशर्ते इस मामले में जो हमारे संगठन उनको आगे आना चाहिए। सफाई कर्मचारी आयोग पूरी तरह से इनके साथ में है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे, अभी एक ऑडियो हमने सुनी जो शाहदरा साउथ जोन के एसएस पारचा साहब की है, उसमें उन्होंने अवैध भर्ती की बात की। अपने इंस्पेक्टर को उन्होंने सूचना दी कि अगर तुम्हारे पास इस तरह का कोई भी कागज़ या दस्तावेज या ऐसे लोग हैं तो उनकी जानकारी दी जाए। सर अगर ये बात है वहाँ पर, तो उसके खिलाफ वो एक एसएस है, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, या प्रशासन ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया वहाँ पर? देखिए इसमें क्या है, क्योंकि शाहदरा साउथ जोन में मैं खुद भी सफाई कर्मचारी रहा हूँ, तो वहाँ की गली गली से वाकिफ़ हूँ। वहाँ के जो दरोगा इंस्पेक्टर में काम करने वाले उन सब लोगों को हम जानते हैं अच्छी तरह से। जहाँ तक जो ऑडियो वाली बात की है, मैंने भी उस ऑडियो को सुना है। उसमें जो वहाँ के सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट हैं कंसर्न मिस्टर रोशनलाल पारचा जी, वो इस बात का अंदेशा और आशंका जाहिर कर रहे हैं इस बात की कि कुछ हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर ऐसे हो सकते हैं जो अपनी कनाइमेंस से, क्योंकि जब उनके बिल पास होने के लिए जाते हैं या परमानेंटली उनकी फाइल जाती है, तो जो कंसर्न अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं उनकी, क्योंकि देखिए वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय। हमारे पास 3 कैटेगरी सफाई कर्मचारी की, सब्स्टिट्यूटेड, डेली वेयर और परमानेंट कर्मचारी है। इसके अलावा कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो कंपैशनेट ग्राउंड के केसेज हैं। अब देखिए अगर जहाँ तक बात करें तो 2003, 4, 5 में कर्मचारी को यहाँ भर्ती किया जाता रहा, क्योंकि जब जगह होती थी उनको लगा लिया जाता सब्स्टिट्यूट को, एसेंशियल वर्क है ये। अब चूंकि अगर किसी का नाम आता है 2012 में लगा जी कोई कर्मचारी, अब ऐसी तो कोई भर्ती है नहीं,
तो उसको जो कंसर्न इंस्पेक्टर है, एएसआई हैं, उनको मेंशन करना चाहिए कम से कम उसके सामने कि ये कर्मचारी करुणामूलक आधार का लगा हुआ है। उनका कैसे से कहना ये है। लेकिन इस मामले में कितनी बार डायरेक्शन इशू की गई है, इवन कमिश्नर ने डायरेक्शन इशू की है कि कोई भी कर्मचारी भर्ती ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा इंस्पेक्टर है कि अपनी क्राइमेन से, अपनी स्वीट विल से लगातार भर्ती कर रहे हैं, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में आवश्यकता है तो एज पर रूल और डेकोरम को मेंटेन करने के लिए एक बोर्ड बनाना चाहिए। बोर्ड के हिसाब से जैसे 93 में 1993 में बहुत बढ़िया 572 लोगों की भर्ती की गई थी सारा साउथ जोन में। आज भी सब लोग परमानेंट हो चुके हैं, सब अच्छे से लगे। इनको एक पैनल बनना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट जगह है, उन लोगों का मान सम्मान करके इंटरव्यू कॉल करना चाहिए और उन लोगों को लगाना लेना चाहिए अगर जरूरत हमारे यहाँ पड़ती है तो। लेकिन इनसे पहले जो हमारे कर्मचारी तरस रहे परमानेंट होने के लिए, उनको पक्का किया जाना चाहिए। आज मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि पूर्वी दिल्ली का एक लेटर आया है मेरे पास में आज ही। वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर लेबर के हैं, उन्होंने भेजा है मेरे पास में। उनका ये कहना है जी उत्तर दिल्ली वाले पक्का करेंगे तो हम भी पक्का कर देंगे। अब वहाँ से पक्का होने शुरू हो गए तो लोगों को कर देना चाहिए। और आज एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील महमूद प्राचा जी, उन्हें हमने आयोग की तरफ से अपॉइंट किया है यहाँ पे। आगामी हियरिंग पे हमारे साथ वो बैठा करेंगे। महमूद प्राचा जी जो हमारे कमिश्नर्स हैं या दूसरे अधिकारी हैं, इस बात को सुन लें, वो बिल्कुल एकदम सही तरीके से सुन लेंगे। वो आज तक उन लोगों ने हमारे सफाई कर्मचारियों के सीआर खराब किए, उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब की है, उनको सस्पेंड किया है, निलंबित किया है, टर्मिनेट किया है। मुझे याद है वो दिन भी शारा साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर आए थे, उन्होंने 123 लोगों को एकदम आते टर्मिनेट कर दिया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अब यहाँ अगर हेयरिंग को सीरियसली अगर वो नहीं लेंगे, ये मेरे पास एक्ट है, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का ये एक्ट है। इसके अंदर चेयरमैन की क्या क्या ताकत है, क्या क्या अधिकार है, सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं एक कॉपी अपने रिपोर्टर हमारे रहमान सैफी जो इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इनको दे भी दूंगा। इसमें हमारे सारे अधिकार लिए हैं। अगर कोई कमिश्नर आनाकानी करेंगे यहाँ पे आने में या हमारी बातों का जवाब नहीं देंगे, जो भी हम डायरेक्शन इशू करेंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सिविल जज की पावर है चेयरमैन की। अगर भी लोग नहीं आएंगे या आगे से हम प्लेन पेपर पे उनके कोई मिनट्स इशू को नहीं मानेंगे, वो अपनी कोर्ट के पेपर पे हमें हलफनामा देंगे यहाँ पे आके, और कमिश्नर को ही आना पड़ेगा यहाँ पे आके। अगर वे लोग नहीं आएंगे, उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की सारी कॉपी चीफ सेक्रेटरी को, एलजी साहब को सौंप दी जाएगी ताकि उन लोगों को भी दंड मिल सके। बहुत बढ़िया सर, आज आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। तसल्ली बख्श जवाब सफाई कर्मचारियों के लिए शायद बिल्कुल दिए हैं संजय गहलोत जी ने। और इसी तरह से जो भी आगामी रणनीति या आगामी जो भी परेशानी होगी सफाई कर्मचारियों को, उसको लेकर समय समय पर हम बात भी करेंगे गहलोत जी से। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी तरह की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।